हे एवरीवन, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 6 हमारी पॉलिटी इन वन पेजर सीरीज़ का। आई एम होपिंग कि आपने स्टार्टिंग के बाकी के 5 एपिसोड्स जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। उसके बाद आज वाली सीरीज़ को आप कंटिन्यू करोगे। इन केस अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर स्टार्टिंग के 5 एपिसोड्स देख लीजिए। पॉलिटी के वो बेसिक चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर उन्हें मिस किया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे। इसलिए ये मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पहले जाके आप जो हमारे कोर चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हमारे आज की सीरीज़ को शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम हमारा करने वाले हैं सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट, है ना। इसको हम कंप्लीट करेंगे, सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज करेंगे। कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ ज़्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज की क्लास को। ये हमारा वन पेजर है जहाँ पे आपको इस तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी ये मैंने पोस्ट में पहले से अवेलेबल करा देती हूँ मॉर्निंग में ही, कि आपको इशू ना आए, क्लास से पहले ही आपको ये मिल जाते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि सिटीजनशिप होती क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ठीक है, क्या अमेंडमेंट एक्ट्स आए हैं, क्या करंट एस्पेक्ट चल रहे हैं, है ना, सिटीजनशिप से रिलेटेड। आज हम ये सारे पॉइंट्स को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम हमारा ट्रैप जोन देखेंगे जहाँ पे एग्जामिनर हमें फंसाता है। एट लास्ट हमें हमारे क्वेश्चंस को करेक्ट करना है, तो वो ट्रैप जोन्स जहाँ पे हम हमारे क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं हमें उस पर वर्कआउट करना है। फिर बाकी का हम आज का एक प्रैक्टिस एमसीक्यू भी लेंगे। ये हमारे सारे करंट एस्पेक्ट हैं, है ना, अभी क्या क्या न्यूज़ चल रही है उन सबको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। जो आप पूरी क्लास ले लोगे तो ये आप सिर्फ 2 मिनट में पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, है ना। तो ये हमारे देखने को मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में, याद रखिएगा। एंड हाँ, हमेशा पेन और नोटबुक अपने साथ में रखिए, पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए, क्योंकि अपने हाथ से लिखा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा। ऑल्दो ये सारे की सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रही हूँ, आपको सारे नोट सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे वहाँ पर, बट फिर भी ये हाईली रिकमेंडेड होता है कि अपने हाथ से ना क्लास लेते समय नोट करते हुए चलिए, है ना। अब हम देखते हैं कि ये हमारे कौन से वाले पार्ट में, तो याद रखना है पार्ट 2 में है। किस आर्टिकल से बिलोंग करते हैं, तो आर्टिकल 5 to 11, ये आपको याद रखने हैं पॉइंट्स। अब हम हर एक आर्टिकल को अच्छे से समझेंगे कि क्या प्रोविजन है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो आर्टिकल 5 हमारा ये होता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, है ना। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, कैसे होगा हमारा डोमिसाइल, है ना। इसमें क्या होता है, जो लोग पहले से इंडिया में रह रहे हैं, ओके। अब पहले से इंडिया में रह रहे हैं, इट मीन्स कि ये कंडीशन थी, या तो आप इंडिया में ही पैदा हुए हो, है ना, मीन्स आपका जन्म इंडिया में हुआ हो, या आपके पेरेंट्स का, या फिर आप 26 जनवरी 1950 से कम 5 साल पहले से इंडिया में रह रहे हो, ओके। तो कौन कौन डोमिसाइल होगा, तो या तो एनी पर्सन डोमिसाइल हो इंडिया में, जो कि बर्थ हुआ हो इंडिया में ना, बॉर्न हुआ है इंडिया में, या उसके पेरेंट्स का बर्थ हो इंडिया में, या फिर ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो इंडिया में नॉट लेस देन 5 ईयर्स, कम से कम 5 साल होना चाहिए, किससे, इमिडिएटली बिफोर सच कमेंसमेंट। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये कंडीशन क्या है, या तो आपका जन्म इंडिया में हुआ हो, या आपके पेरेंट्स का जन्म हुआ हो, या फिर आप 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, कमेंसमेंट मीन्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था ना, कमेंस हुआ था, तब की बात कर रहे हैं। तो उससे कम से कम 5 साल पहले से आप इंडिया में नॉर्मली मतलब रह रहे हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह से। तो आई एम होपिंग कि वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 6 क्या बोलता है, ये उनसे डील करता है जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे लोग, है ना। इसकी जो कट ऑफ डेट रखी थी वो क्या रखी थी, 19 जुलाई 1948। ये थोड़े से ना फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, बस जब अच्छे से पढ़ लोगे, 1-2 बार क्लास सुन लो, है ना, उसके बाद अपने हाथ से लिखते जाओ, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा याद रखिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। रिवीजन करते चलो, सारी चीज़ें ईजी होती जाएंगी। 1 बार 2 बार 3 बार कर लिया तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि 4th टाइम तो आपके दिमाग में वैसे अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो कट ऑफ डेट थी वो क्या रखी गई, 19 जुलाई 1948।
अब इस डेट से पहले जो आए थे वो तो ऑटोमेटिकली इंडियन के सिटीजन बन गए, और जो इस कट ऑफ डेट के बाद आए 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए, मतलब इस वाली डेट को या उसके बाद जो आए, उन्हें 6 महीने के अंदर इंडिया में रह के क्या करना था, रजिस्ट्रेशन करवाना था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल 7 पे। अब आर्टिकल 7 क्या कहेगा कि ये मेनली डील करता है इंडिया से पाकिस्तान गए, ठीक है, और फिर लौट कर आ गए। ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा है कि उन सिटीजनशिप के राइट्स के बारे में बात हो रही है, उन माइग्रेंट्स के बारे में जो पाकिस्तान तो गए थे पर वापस लौट के कहाँ आ गए, इंडिया में आ गए। अगर हम सिंपल यहाँ पे डेट के साथ देखेंगे तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि 1 मार्च 1947, ओके, नोट इट डाउन। जो लोग 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, पर बाद में क्या हुआ, जब रीसेटलमेंट परमिट लेकर वो वापस इंडिया में आए, है ना, तो उन्हें भी क्या बोला गया कि 6 महीने रहकर आपको रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी मिल जाएगी। मीन्स आप 6 महीने रहो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, देन आप क्या हो, इंडिया के सिटीजन हो। क्लियर पॉइंट्स? ठीक है, इनको रिमूव कर लेते हैं पॉइंट्स को एंड आगे चलते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 8, है ना। आर्टिकल नंबर 8 क्या बोलता है, ये बात करता है ओवरसीज सिटीजन से, मतलब वो पर्सन ऑफ इट इज इंडियन सिटीजन्स जो कि कहाँ रिसाइड कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया। इट सिंपली मीन्स कि अनडिवाइडेड जो इंडिया था ना हमारा, मतलब जिस टाइम इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, है ना, तो उस अनडिवाइडेड इंडिया के वो लोग जो 1950 के वक्त पर या तो एब्रोड, है ना, एब्रोड मीन्स विदेश में रह रहे थे, है ना, उन्हें क्या बोला गया कि आप इंडियन एम्बेसी में जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो, वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है कि आर्टिकल 8 उनसे डील करता है जो इंडिया के बाहर रह रहे थे, है ना, मतलब ओवरसीज इंडियंस थे, और उन्हें क्या बोला कि आप हमारे क्या करो, जो काउंसलर ऑफिस है, एम्बेसी है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये आपको प्रोविजंस याद रखने हैं, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 8, है ना। आई एम होपिंग कि आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अब आते हैं हमारा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, मीन्स आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 11। अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन वंस अगेन। अब आर्टिकल 9 पता है क्या बोलता है, मतलब यहाँ पे हम सिटीजनशिप, अभी तो हमने देखा कि आर्टिकल 5 टू 8 हमें क्या बता रहा है कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, किन किन लोगों को मिल रही है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, कि जो इंडिया में ही रह रहे थे, है ना, इंडिपेंडेंस के बाद फिर उनको क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के बाद, है ना, फिर कुछ लोग जो पाकिस्तान चले गए, फिर वो जो पाकिस्तान में गए और फिर वापस आ गए थे रीसेटलमेंट परमिट के बाद। फिर और कौन लोग थे जो पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, कुछ वो सिटीजन्स थे जो हमारे बाहर रह रहे थे, वही ओवरसीज सिटीजन्स। तो हमने ये चारों कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि मतलब कैसे क्या क्या और रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं सिटीजनशिप से। तो आर्टिकल 9 हमारे क्या कहता है कि जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, इंडिया में क्या प्रोविजन है, सिंगल सिटीजनशिप का, है ना, आपको डुअल सिटीजनशिप नहीं मिलती है। लाइक आपका यूएस में क्या होता है, आपको डुअल सिटीजनशिप मिल रही है, आपको यूनियन वाली भी है और स्टेट्स वाली भी है, मीन्स फेडरल वाली भी है और स्टेट्स वाली भी है। बट इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, मतलब आप यहाँ पे इंडिया के सिटीजन हो, नॉट किसी पर्टिकुलर स्टेट के, एंड उसके भी ऊपर कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटीजनशिप कैरी कर सकते हो, मीन्स आप सिर्फ इंडिया के हो। अगर आप चाहो कि आप इंडिया और कनाडा, इंडिया और यूएस, या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की सिटीजनशिप एक साथ ले लो, तो ये भी इंडिया में प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। ओके, सो आते हैं हमारा आर्टिकल 9 क्या बोलता है। अगर किसी इंडियन ने किसी दूसरी कंट्री की जो सिटीजनशिप है वो वॉलंटरी ले ली, मतलब अपनी पूरे सोच समझ के अगर उसने ले ली है अपनी मर्जी से, तो हम इंडिया वाले बोले ना कि हम दो सिटीजनशिप नहीं देंगे। इट मीन्स कि ठीक है, आपने बाहर की ले ली है, आपने सब सोच समझ के लिया है, तो इंडिया वाली सिटीजनशिप हम आपकी क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है डुअल सिटीजनशिप को। तो आपको याद रखना है कि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा इंडियन सिटीजनशिप का। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 10। अब जो आपकी सिटीजनशिप राइट्स है ना, तब तक बने रहेंगे जब तक पार्लियामेंट कोई नया लॉ ना बना दे। मीन्स जो आपका ऑलरेडी राइट्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे टिल, जब तक हमारा जो पार्लियामेंट है वो लॉ ना बना दे। यहाँ से आपको एक पॉइंट और क्लियर होगा कि
पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा अगर सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बनना है तो। अब आते हैं हमारा आर्टिकल 11, इसको आप बोल सकते हो सुपर आर्टिकल, है ना। यहाँ पे जो मैंने पार्लियामेंट वाली बात बताई ना, वो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोली जा रही है कि पार्लियामेंट के पास ही एक्सक्लूसिव पावर होती है। क्या याद रखना है, पार्लियामेंट के पास क्या एक्सक्लूसिव पावर है सिटीजनशिप को इनेक्ट करने की, जो जितने भी लॉज है ना सिटीजनशिप के, उसको इनेक्ट करने की। और इसी आर्टिकल का यूज़ करके हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी आया था। ओके, चलिए, आई एम होपिंग कि ये सारे के सारे आपको आर्टिकल 5 to 11 याद हो गए होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको भूलना नहीं है। अब हमने देखा कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 पार्लियामेंट ने बना दिया। अब इस एक्ट के तहत पता है क्या किया, सिटीजनशिप लेने के प्रोविजंस थे, है ना। अब आप इसको ट्रिक याद रख सकते हो कि ब्रांड है हमारा, ठीक है, तो BRAND, बी मीन्स बर्थ, कि आपका बर्थ ही यहाँ पे हुआ है, बर्थ वाली चीज़ को हम बोलते हैं जस्ट सोलाई, ये आपको याद रखना है। दूसरा आर बाय रजिस्ट्रेशन, है ना। ओके, ये मतलब ऊपर नीचे हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, है ना, आर वाला ये है। तो आर मीन्स रजिस्ट्रेशन, ए फॉर हमारा क्या हो जाएगा, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। ओके, कि आप जिस टेरिटरी में रह रहे हो उसको एक्विजिशन कर लिया हमने, है ना। कि जैसे हमने देखा था ना लास्ट क्लास में कि बांग्लादेश के साथ हमने एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे, है ना, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो जो एनक्लेव्स इंडिया में आए और वहाँ पे भी जो लोग रह रहे थे वो क्या हुआ, इंडियन की सिटीजनशिप है, ये हो गया। एन से याद रखना नेचुरलाइजेशन, है ना, एंड डी से क्या हो जाएगा, डिसेंट। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑल्दो ये हमारा क्या है, ब्रांड है ना। तो ये बी ये वाला याद रखना है, आर ये हो गया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी ये हो गया, एंड एन नेचुरलाइजेशन, एंड डी फॉर डिसेंट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं कि ये तो हमने ले लिया कि कैसे हमें सिटीजनशिप मिल रही है। अब देखते हैं कि हमारी सिटीजनशिप जा कैसे सकती है, उसके भी तो कुछ ना कुछ तरीके होंगे। तो यस, ये है RTD, है ना। एक होता है रेनन्सिएशन, अपनी मर्जी से मैंने छोड़ दिया इंडिया की सिटीजनशिप। टर्मिनेशन, की टर्मिनेट कर दिया ना, फॉरेन पासपोर्ट अगर मैं ले ले रही हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या हो गया, ऑटो कैंसिल हो जाएगा, मेरा टर्मिनेशन हो जाएगा मेरा सिटीजनशिप से। फिर है हमारा डेप्रीवेशन, अगर मान लो कि कोई भी पर्सन फ्रॉड करता है या डिसलॉयल्टी करता है मतलब इंडिया के अगेंस्ट में, तो अभी उस पर क्या होगा, गवर्नमेंट उससे उसकी जो सिटीजनशिप है वो उससे क्या कर सकती है, छीन सकती है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब अगर मैं इसमें देखूं, है ना, कि एक्विजिशन कैसे हो सकता है हमारा, तो बर्थ वाला आपको याद रखना है कि पोस्ट, मतलब यहाँ पे क्या थी, पेरेंटल कंडीशंस, कि पहले आप पैदा हुए हो, ठीक है, फिर आपके दोनों पेरेंट्स होने चाहिए, एंड 2004 के बाद जस्ट कोई भी सिंगल पेरेंट हो, है ना। स्टार्टिंग में क्या था, पोस्ट 1987 में कि फादर होते थे, है ना, अगर आपके फादर इंडियन है तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी। पोस्ट 2004 के बाद कोई भी पेरेंट होंगे। सेम है सी डिसेंट के लिए हमारी कंडीशन है क्या, विद इन 1 ईयर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है ना, डिसेंट में हो आप, है ना, उसको याद रखना है, वर्ड क्या है, जस्ट सेंग्विनिस। रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो 7 साल के अंदर अंदर करवाना है। नेचुरलाइजेशन का मतलब याद रखने हैं ये वाले पॉइंट्स हमें, है ना, कि 12 ईयर्स होने चाहिए, आप मतलब रह रहे हो यहाँ पे इंडिया में, वो रेसिडेंस कितना होना चाहिए, 12 साल का। एंड 12 साल कैसे काउंट होंगे, एक तो 11 साल होंगे टोटल, है ना। और उसमें भी क्या होगा, 1 साल जब मैंने अप्लाई किया है, जब मैंने एप्लीकेशन डाला है, तो उससे पहले की कंटिन्यूस 12 मंथ्स, मतलब 14 साल का होता है टोटल पीरियड, 14 में 12 साल काउंट करते हैं, 12 बीच कभी भी हो, बट 1 साल हमारा जिस दिन मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ उससे करेक्ट 1 साल पहले तक का 12 महीने का होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में तो कुछ ऐसा है ही नहीं समझाने लायक वाला ना, कि इंडिया ने अगर टेरिटरी एक्वायर कर ली है तो उसके सिटीजन्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, इंडिया के पार्ट हो जाएंगे। ओके, किस चीज़ से, एक्विजिशन से। एक्विजिशन कौन से मेथड से, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ करंट रिलेटेड पर्सपेक्टिव देख लेते हैं हमारे, है ना, कि क्या क्या है। आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा, एक हमारा CA 2019 आया था, है ना, फिर CA रूल्स आ गए 2024 के, ठीक है, CA मीन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आए थे, है ना। अब इसमें पता है क्या हुआ CA 2019 में, कि जो हमारे 3 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, है ना, इनकी जो
छह परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ का जो ऑफिशियल रिलीजन है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके अगेंस्ट में बिहेवियर अच्छा नहीं होता, काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे जो छह परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं, अब आपको याद रखनी है कौन कौन सी, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, ठीक है। इनको फास्ट ट्रैक नेचुरलाइजेशन देता है, मीन्स जो प्रोविजन है उसे क्या करता है, थोड़ा सा लूज आउट कर दिया। अब इसमें कट ऑफ डेट पता है क्या रखी गई थी, 31 दिसंबर 2014। ये आपको याद रखना है कि क्या थी कट ऑफ डेट, 31 दिसंबर 2014। रिलैक्सेशन क्या है, मैंने बोला ना कि थोड़ा सा लूज आउट कर दिया है जो प्रोविजंस है, तो हमने क्या रिलैक्स किया है, तो आपको याद रखना है जो रेसिडेंसी पीरियड होता था 11 साल का, है ना, उसको घटा के सिर्फ कितना कर दिया गया, 5 साल। ये याद रखना है कि पहले कितना था, मतलब पहले इन द सेंस कि सबके लिए कितना होता है 11 साल, बट इन कम्युनिटीज़ के लिए कहाँ से, और इन्हीं 3 कंट्री से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो यहाँ से जो मतलब सिंपली बोला है कि हिंदूज होंगे हमारे, है ना, सिख्स होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, जैन्स होंगे, पारसीज होंगे, क्रिश्चियंस होंगे, इन सब के लिए जो रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट है वो 11 से घटा के कितनी कर दी है, 5 कर दी है। तो ये आपको याद रखने हैं पॉइंट्स, ओके। अब आते हैं हमारा मतलब एक ट्रैप जोन पे देख लेते हैं, है ना, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, पूरे इंडिया पर ब्लाइंडली अप्लाई नहीं होगा, ये याद रखना है। कुछ रीजन्स को हमने क्या किया, एग्जेम्प्ट किया है। जैसे 6 स्केड्यूल्ड एरिया हो गया हमारा, ठीक है, तो 6 स्केड्यूल्ड एरिया में हमारे क्या आते हैं, ये आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि अलग से हैं, जैसे 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल। एंड 6th शेड्यूल इस बार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अभी देखा था कि अभी जंतर मंतर पे कितना मतलब वो सीन अभी हुआ है ना, कि जो हमारे लद्दाख को लेके ऑटोनॉमस रीजन मांग रहे थे ना, सोनम वांगचुक ने पूरा का पूरा प्रोटेस्ट किया, तो उसके लिए 6th शेड्यूल इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो याद रखना, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये आपको याद रखने हैं। अब एक और वर्ड आता है हमारा ILP। ILP मीन्स इनर लाइन परमिट। ये किस किस पार्ट में आते हैं, तो याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो ये वाले रीजन हमारे क्या है, एग्जेम्प्टेड है, ये आपको याद रखना है, ये वाले रीजन क्या है, एग्जेम्प्टेड है। तो 2024 जो हमारे 2024 के जो रूल्स है ना, इसमें क्या किया गया है, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या कर दिया है, ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दिया, मतलब 100% क्या है, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो हमारी एम्पावर्ड कमिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, हैंडल कर रही हैं। ये आपको याद रखना है कि जो न्यू रूल्स आए हैं उसमें क्या कर दिया, कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया है, और हमारी जो एम्पावर्ड कमिटीज़ हैं वो इसको क्या कर रही हैं, इस वाले एस्पेक्ट को डील कर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट करंट एस्पेक्ट जो हमारा चल रहा है वो है असम रिकॉर्ड, है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये असम अकॉर्ड हमारा, है ना। अब इससे रिलेटेड क्या जजमेंट है, अब असम अकॉर्ड 1985 के बाद ना क्या हुआ, सेक्शन 6 से ऐड किया गया था। तो ये बैकग्राउंड है हमारा कि जो सेक्शन 6 से था सिटीजनशिप एक्ट का, वो क्या हुआ कि असम अकॉर्ड हुआ 1985 का, उसके बाद इसको ऐड किया गया। और रिसेंटली अभी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको अपहेल्ड कर दिया है, उन्होंने बोला है कि ये सही है। असम के लिए पता है 3 कट ऑफ डेट्स हमेशा याद रखनी है आपको, है ना। एक तो आपकी है बिफोर जनवरी 1 1966, है ना, मीन्स प्री जनवरी हम बोल सकते हैं। दूसरी है हमारी 1 जैन से 25 मार्च 1971। अब ये इससे पहले आप हो, है ना, इस वाली डेट से पहले तो आप क्या हो, डीम्ड सिटीजन हो इंडिया के, मतलब आपको इंडिया के सिटीजन मान लिया है कि आप हो। फिर अगर 1 जनवरी से 25 मार्च 1971 तक का अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखेंगे तो यहाँ पे सिटीजनशिप मिलेगी आपको, पर 10 साल तक वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। ये प्रोविजन था कि आपको वोटिंग वो बोल तो दिया कि सिटीजनशिप मिल जाएगी, पर मिलेगी, पर 10 साल तक आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। अब आते हैं 25 मार्च 1971 के बाद क्या है, तो यहाँ पे इनको जो 25 मार्च 1971 के बाद जो आए हैं उनको ट्रीट किया जाएगा इलीगल इमिग्रेंट्स के थ्रू, है ना, और इनको क्या कर सकते हैं, डिपोर्टेशन के लिए क्या है, लाइबल है। तो ये याद रखना कि इनको क्या माना गया, इलीगल इमिग्रेंट्स। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीधे डेट वाइज पूछ के आपको स्टेटमेंट बना देंगे क्वेश्चंस, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो असम अकॉर्ड, ये सारे प्रोविजंस आपको ध्यान रखने हैं कि कहाँ का किस स्टेट पे अप्लाई होता है ना, मतलब हर जगह, मतलब अभी हमने देखा कि जो 6th शेड्यूल वाले रीजन है, ILP जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होते हैं,
ठीक है, हमारे सीए वाले जो प्रोविजंस थे। आते हैं अब आगे। अब देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारा एनआरआई वर्सेस ओसीआई, है ना, और क्या रिसेंट में रूल्स आए हैं, चेंजेस हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं एनआरआई कौन है ना। ये एनआरआई मीन्स नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये आपको याद रखना है। ये इंडियन सिटीजन है, इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं, राइट टू वोट है, एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं, और इनका जो डोनेशन है एफसीआर जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ना, उसके परव्यू से बाहर होता है। ये इसके क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स ओसीआई का क्या है, ये फॉरेन सिटीजन है ना। लाइफ लॉन्ग वीज़ा तो मिलता है इनको, पर वोटिंग राइट्स नहीं, क्योंकि फॉरेन सिटीजन है ना, वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है हमारी, वो होल्ड नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हैं। और ये क्योंकि ये जो हमारे जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, इसका भेजा जितना भी रुपया है मीन्स है ना, वो एफसीआरए के अंडर क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के रिगार्डिंग ना, अभी आपने देखा होगा मॉनसून सेशन में बहुत ज़्यादा बिल्स के बारे में प्रोविजन चल रहे हैं, है ना। तो जब वो फाइनल होगा तब हम उसको देख लेंगे, बट अभी आपको याद रखना है कि एफसीआरए न्यूज़ में है, इसलिए हमारे ओसीआई और ये हमारे एनआरआई भी क्या हो जाते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद रखने हैं। तो आई एम होपिंग कि कोई इशू नहीं होगा। स्टेटस क्या है, ये इंडियन सिटीजन्स हैं, पासपोर्ट होल्ड करते हैं, ये क्या है, फॉरेन सिटीजन्स हैं। वोटिंग राइट्स एनआरआई को हैं, पर ओसीआई को नहीं है। पब्लिक ऑफिस, यस, ये अगर इंडियन सिटीजन्स हैं तो होल्ड कर सकते हैं, बट ये होल्ड नहीं कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकते हैं, ओसीआई, क्योंकि ओवरसीज सिटीजन्स हैं, मीन्स फॉरेनर्स हैं। प्रॉपर्टी राइट्स, यस, एनआरआई कर सकते हैं, बट ओसीआई बाय नहीं कर सकते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इंडियन पासपोर्ट एनआरआई के लिए, और ओसीआई के लिए क्या होता है, ओसीआई कार्ड होता है, और वैलिड फॉरेन पासपोर्ट होना चाहिए। स्टे कितना कर सकते हैं इंडिया में, अनलिमिटेड स्टे कर सकते हैं एनआरआई, बट ओसीआई का क्या होता है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा होता है मल्टीपल एंट्री के लिए, बट ये इंडियन सिटीजन नहीं होते हैं। आपको ये याद रखने हैं ये सारे के सारे पॉइंट। अब अगर हम देखें कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, उनके रिसेंट रूल्स के अकॉर्डिंग क्या प्रोविजंस है, थोड़े से है ना, कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आपको याद रखना है, ओसीआईज को जर्नलिज्म, रिसर्च या जो रेस्ट्रिक्टेड आईएलपी एरियाज है ना, उसमें जाने के लिए एफआरआरओ मीन्स फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इनसे क्या लेना होता है, स्पेशल परमिट लेना क्या है, कंपलसरी है। ये वाला पॉइंट याद रखना कि इनको क्या लेना पड़ता है, स्पेशल परमिट लेना कंपलसरी है। किससे, एफआरआरओ से। किस किस की चीज़ के लिए, रिसर्च कर रहे हैं या जर्नलिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आईएलपी एरियाज में जा रहे हैं, है ना, या फिर क्या कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस पर जो है ना इंडिया में, तो उससे रिलेटेड ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारे ट्रैप जोन पे, एग्जामिनर हमें फंसाता कहाँ है और हम क्या कॉमन सी गलतियाँ कर देते हैं, है ना। तो अब देखो, इसके लिए अगर मैं मेनली 2 पॉइंट्स में अगर इसको कंप्लीट करूँ, तो ऐसे याद रखिएगा, क्या नेचुरलाइज सिटीजन इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, नेचुरलाइज सिटीजन, तो यस, है ना। क्यों, क्योंकि सिटीजन हो गया ना इंडिया का। इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो बर्थ और नेचुरलाइज सिटीजन दोनों के थ्रू हो सकती है, तो मीन्स दोनों ही क्या हो सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जबकि यूएसए में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो बर्थ हुआ है उनका ना, वही प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा कि इंडिया में नेचुरलाइज सिटीजन जो है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यूएसए में ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो नेचुरली बॉर्न हुए हैं वही एलिजिबल हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब दूसरा अगर मैं पॉइंट देखूँ, क्या जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं उनको डुअल सिटीजनशिप मिलती है, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ओसीआई क्या करते हैं, सिर्फ एक लाइफ लॉन्ग वीज़ा स्कीम पर हैं, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं ये 2 पॉइंट्स और देखूं, क्या ये इजी पॉइंट्स, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रही हूँ, क्या सीए पूरे एंटायर टेरिटरी में अप्लाई करता है, नहीं करता ना। अभी हमने देखा 6 शेड्यूल्ड एरिया हो गया, आईएलपी एरिया हो गया, वहाँ पे वो रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, ये याद रखना है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन डिटेल्ड रूल्स फॉर सिटीजनशिप लॉस, तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में था हमारा क्या कि सिटीजनशिप 26 जनवरी 1950 तक के लिए क्या कैसे होगा वो उसको डील कर रही थी, पर उसके बाद के जितने भी रूल्स हैं वो कौन डील करेगा, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने बनाए हैं ये वाले रूल, मतलब कि जो सिटीजनशिप लॉस कैसे होगा, पर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाए थे। आई एम होपिंग कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। ये वो ट्रैप्स हैं जहाँ से एग्जामिनर फंसाता है ना।
और आई एम होपिंग कि आपने पूरी क्लास अच्छे से देखी होगी, है ना, कुछ भी मिस नहीं किया होगा। किसी भी पॉइंट को मिस किया हो तो उसको दोबारा देख लीजिए, दोबारा ढंग से सुन लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इशू हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, टेलीग्राम पे पूछ लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, है ना। बट दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रखना है। डाउट रहेगा मीन्स क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन गलत होगा मीन्स एग्जाम में आपके मार्क्स कम होंगे, नेगेटिव में जाएंगे, आपका सिलेक्शन रुकेगा। बस वो नहीं करना है, क्लैरिटी लेते चलो, ठीक है, और अपने क्वेश्चंस निकालते चलो और अपना एग्जाम निकालते चलो, सिंपल सी बात है। चलो, अब अगर आपने पूरा सेशन अगर अच्छे से देखा है तो अब अपनी प्रैक्टिस एमसीक्यू ट्राई कीजिए, है ना। जो भी आपका आंसर बनता है एक बार मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन ना, नॉर्मली इजी वर्ड्स में, कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि सिटीजनशिप से के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है ना। ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं 3, पूछ रहे हैं कि कौन सा क्या है करेक्ट है, तो बताना है आपको क्या करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, अप्लाई होता है ऑल ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है, बताइएगा ये सही है या नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला है, बोथ अ सिटीजन बाय बर्थ एंड अ नेचुरलाइज सिटीजन आर एलिजिबल टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ट्रैप्स वाले ही दोनों स्टेटमेंट हैं अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड होल्डर हैज अ राइट टू वोट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन इंडिया। अगर आपको क्लियर है ओसीआई होते कौन है तो वो वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आपने क्लास ढंग से देखी है तो आप इसको बहुत इजीली मार्क कर सकते हो। तो आई एम होपिंग कि आपको अच्छे से क्लास समझ आई होगी। जो भी आपका आंसर हो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा। कोई भी इशू हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर सेशन अच्छे लग रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और बाकी जितने भी, जैसे आज हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड आपको पता है कि कल इससे रिलेटेड क्या होगा, हम एमसीक्यू की सीरीज लेके आएंगे जिसमें हमारे 5 एमसीक्यूज होंगे इस चैप्टर पे बेस्ड। तो दोनों ही सीरीज, हमारी 1 पेजर सीरीज और उससे रिलेटेड उसी चैप्टर पे बेस्ड एमसीक्यूज, दोनों सेशन को साथ में लेके अच्छे से प्रैक्टिस एंड रिवाइज करते रहिए। टाइम कम है, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।